आज हम 12वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे कूलाम के नियम की उत्पत्ति गॉस प्रमेय की सहायता से। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम का जो नियम है F = 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का वर्ग, इस नियम की उत्पत्ति करना है कौन से प्रयोग की सहायता से? गॉस प्रमेय की सहायता से, जिसका फॉर्मूला क्या है phi E = Q/ε0। ठीक है, phi E = क्या था? Q/ε0। तो इस नियम का प्रयोग करते हुए हमें कौन से नियम को प्राप्ति करना है? F = 4πε0 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का वर्ग। ठीक है, इस नियम की हमें प्राप्ति करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस नियम का फॉलो करते हुए कौन से इसको प्रयोग करते हुए हमें ये वाला फार्मूला चाहिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई बिंदु आवेश है, धनात्मक आवेश है, वो किसी बिंदु O पर उपस्थित है। ठीक है, मान लेते हैं कोई बिंदु O पर क्या है, एक +Q आवेश उपस्थित है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब हम बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का हम एक गोलीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम किसका निर्माण करें? गोलीय पृष्ठ का एक निर्माण करें। ठीक है, जिसमें क्या है, O का केंद्र रहेगा और R क्या रहेगी? उसकी त्रिज्या रहेगी। ठीक है, ये उसकी त्रिज्या है। एक गोले का निर्माण करते हैं। तो ये जो गोला जो होगा एक गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा और ये गोला एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, हम मान के चलते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे गोले का जो प्रत्येक बिंदु पे, ठीक है, गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे जो होगा विद्युत क्षेत्र एक समान होगा तथा उसकी दिशा कैसी होगी? त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगा। मतलब इस दिशा में कहाँ होगा? आगे इस ओर होगा। अगर हम इस बिंदु की बात करते हैं, ठीक है, गोलीय पृष्ठ के एक बिंदु P की बात कर लेते हैं, तब मान लेते हैं हम इधर ले लेंगे, तो वो कहाँ रहेगा? इधर रहेगा। मतलब वो भी त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर ही रहेगा। मान लेते हैं बिंदु Q है। ठीक है, इसको खैर नहीं लेना है, समझाने के लिए था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि गॉस प्रमेय की सहायता से हमें प्राप्त करना है कूलाम का नियम, तो सबसे पहले यहाँ पे गॉस प्रमेय को फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस गोलीय पृष्ठ पे हम एक बिंदु P ले लेते हैं, इस पे एक छोटा सा अवयव की बात करते हैं। एक छोटा सा अवयव मैं ds ले लेता हूँ। ठीक है, यह ds अवयव जो है, ठीक है, एक ये क्षेत्र सदिश अवयव है जिसकी दिशा भी कौन सी ओर होगा? इसी ओर बाहर की ओर होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी पृष्ठ जो है क्षेत्र सदिश रहता है उसकी दिशा उसके लंबवत होता है, तो हमने ये पृष्ठ लिया और उसकी दिशा लंबवत इधर होगा। ठीक है, इस दिशा में ऐसे, ये हो गया। अब अगर हम ऐसी पृष्ठ ds इसके प्रत्येक बिंदु पे ले, तो उसका भी दिशा किधर होगा? त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर, जबकि E की दिशा भी क्या है? त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर, अर्थात दोनों की दिशा एक जैसे है। इसलिए ds और E क्या है? की दिशा जो है, की दिशा त्रिज्यीय दिशा में या फिर त्रिज्यीय दिशा में है। ठीक है, कहने का मतलब है इनके और इसके बीच का कोण, ठीक है, ds और E के बीच का कोण जो थीटा है वो कैसा होगा? 0 होगा, क्योंकि एक ही दिशा में है। अगर दोनों एक ही दिशा में रहेंगे तो इनके बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसा समझ में। तो इनके बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, अर्थात सभी दिशा में एक समान रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब मान लेते हैं हम छोटा सा अवयव जो लिए हैं गॉसीय पृष्ठ की बात कर, इस छोटे से अवयव से गुजरने वाला सबसे पहले विद्युत फ्लक्स की बात कर लेते हैं। उसके बाद पूरा गोलीय पृष्ठ जो है ना, उसके बारे में हम बात कर लेंगे कि उस गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या है। तो सबसे पहले गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स phi E बराबर कितना हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds cos 0। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इतना, क्योंकि थीटा का मान ये है। अब पूरा सरफेस इंटीग्रेशन मतलब पूरे गोलीय पृष्ठ के लिए हमने ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे cos 0 हो गया, तो यहाँ से phi E बराबर
कितना मिल गया भाई, सरफेस इंटीग्रेशन EDS, ठीक है, क्योंकि cos 0 का मान तो 1 होगा, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, E बाहर हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन DS हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई E बराबर हम लिख सकते हैं E इंटू 4πr का वर्ग, जहाँ हम बता देंगे कि सरफेस इंटीग्रेशन DS का मतलब कितना होता है, 4πr का वर्ग, जो क्या है पूरे गोले का वक्री पृष्ठ, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, गोले के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर यहाँ पे लिख देंगे गोलीय गाउसी पृष्ठ भी बोल सकते हैं ना, गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया, ये किसके बराबर फाई है। लेकिन हम जानते हैं गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्या जानते हैं भाई, गॉस प्रमेय से जानते हैं कि फाई का मान किसके बराबर होता है, Q बाई एप्सिलॉन 0 के। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, Q बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, बराबर में E इंटू 4πr का वर्ग। अब यहाँ से हम E का मान निकाल लेते हैं, बाकी को पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4πε 0 Q बाई r का वर्ग। r इसके साथ रख लिए, 4π को इसके साथ रख लिए जमा से, तो ये क्या हो जाएगा, उस गॉसी पृष्ठ के किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, कूलाम का नियम की उत्पत्ति करना है। अब मान लेते हैं कि बिंदु P पर एक अन्य जो है परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित है, तो इस आवेश पे लगने वाला बल, कि बिंदु P है उस पे कोई परीक्षण आवेश है, बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश हो, कोई परीक्षण आवेश Q0 हो, तो उस पर लगने वाला बल, तो बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर कितना हो जाएगा, आवेश इंटू तीव्रता, तो आवेश कितना है Q0 और तीव्रता अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अभी हमने जस्ट फॉर्मूला निकाल के रखा है, कौन सा वाला, ये E का फॉर्मूला है, चाहो तो इसको आप समीकरण दे सकते हो, और इस मान को यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर में रख देता हूँ, तो F बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम E का मान रखेंगे, पहले E का मान कितना है, 1/4πε 0 Q/r का वर्ग, और ये वाला Q0 उसको रख देते हैं। ये हो गया कूलाम की नियम की उत्पत्ति, ठीक है। कूलाम का नियम अगर मान लेते हैं, कूलाम का नियम ये है, ठीक है, मान लेते हैं एक आवेश कैसा है, Q है, और दूसरा आवेश Q0 है, Q1 और Q2 के जगह हम क्या ले लेते हैं, दो आवेश है Q1 Q2 के जगह Q और Q0 ले ले, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कूलाम का नियम मिल जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम, ठीक है। आया समझ में, ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, गॉस जो प्रमेय है उसके अनुप्रयोगों की बात करते हैं, ठीक है। गॉस का जो प्रमेय उसके अनुप्रयोग मतलब उसका उपयोग करते हुए हम अन्य किसी चालकों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके 4 अनुप्रयोग हैं मुख्य तौर पे, जिनमें से जो 2 अनुप्रयोग है, पहला और दूसरा नंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 2 अनुप्रयोग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उनके हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला है, अनंत लंबाई की सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के कारण, ठीक है। आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए गॉस प्रमेय की सहायता से, ऐसे करके, ठीक है, या गॉस नियम के अनुप्रयोग के तहत ऐसे करके प्रश्न पूछा जाएगा। तो मान लेते हैं कि कोई एक अनंत लंबाई कैपिटल L लंबाई का एक कोई तार है, ठीक है, और कोई तार है जो क्या है, एक समान रूप से आवेशित है। चूंकि अनंत लंबाई का तार है, वो मान लेते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद ये अनंत लंबाई का तार L है, ठीक है, इस पे एक समान रूप से आवेशित है, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर रैखिक आवेश घनत्व का जो मान है, रैखिक आवेश घनत्व कितना है,
रेखीय आवेश घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से, ठीक है। तो प्रति इकांक लंबाई पर जो रेखीय आवेश घनत्व है मान लेते हैं वो लैम्डा है, ठीक है। इसको अच्छे से बना देता हूँ, ये हो गया। अब चूंकि हमें ये गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है, मतलब गॉस के नियम का फॉलो करते हुए, जैसे कूलाम के नियम में भी हमने गॉस प्रमेय का प्रयोग करते हुए उसको फॉलो किया है, उसका प्रयोग किया, उसी प्रकार इसमें भी हम गॉस प्रमेय का उपयोग करते हुए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे इस चालक से किसी बिंदु P पर, जो हो सकता है वो r दूरी पर उपस्थित हो। अक्सर हम दूरी को r लेके चलते हैं। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि L लंबाई और r त्रिज्या का एक बेलन का निर्माण करते हैं। क्योंकि गॉस का प्रमेय एक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए लागू होता है, इसलिए हमेशा एक पृष्ठ का निर्माण करेंगे यहाँ पे। जैसे कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम नियम के लिए भी हम एक गोली पृष्ठ की कल्पना किए थे, इसी प्रकार हम एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या क्या रहेगा, त्रिज्या r और l लंबाई का, ठीक है, लंबाई इसका l रहेगा। तो r त्रिज्या और l लंबाई का एक पृष्ठ का निर्माण करते हैं, ये हो जाएगा। ये मान लेते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है, और लंबाई कहाँ से है, l है, ठीक है, ये हो गया। और एक बिंदु P ले लेते हैं, r दूरी पर एक बिंदु P, जहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो पृष्ठ जो होगा गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, एक बंद पृष्ठ है और गॉसी पृष्ठ है। गॉसी पृष्ठ पे हम गॉस के नियम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पृष्ठ के 3 भाग होंगे, ठीक है। इस पृष्ठ के 3 भाग होंगे, जिनमें से पहला भाग होगा समतल वृत्तीय पृष्ठ, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, ठीक है, मान लेते हैं ये S1 है। उसके बाद दूसरा है वक्री पृष्ठ, या फिर वक्र पृष्ठ पर भी बोल सकते हैं, वक्र पृष्ठ S2, और तीसरा होगा समतल वृत्तीय पृष्ठ S3, ठीक है। ये हो जाएगा S3 और ये हमारा है S2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ उपस्थित है, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, इसी दिशा में। ये है वेक्टर ई की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं 2 वृत्तीय पृष्ठ है उनकी बात कर लेता हूँ, S1 और S3 की बात कर लेता हूँ। S1 और S3 जो पृष्ठ हैं वो विद्युत क्षेत्र के ही क्या है, समांतर है। तो अगर कोई भी पृष्ठ जब विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो उससे गुजरने वाले जो विद्युत फ्लक्स के मान क्या होंगे, 0 होंगे। समांतर होने से क्या होगा, उससे होकर गुजरेगा नहीं। जैसे कि कागज का पेज है, उसको इस प्रकार हम रखे हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ये डस्टर से समझा देता हूँ। तो यहाँ से गुजर रहा है, और ये पतला है ना, मोटा नहीं है, एकदम पतला, तो यहाँ से गुजर रहा है, तो यहाँ से गुजरने वाले जो विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। इसलिए S1 व S3 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स 0 है, अर्थात वहाँ पे फाई ई का मान 0 रहेगा। फाई ई का मान 0 है तो ई का मान भी क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 भागों में हमने जब बांटा था, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, वक्री पृष्ठ S2 और समतल वृत्तीय पृष्ठ S3। S1 और S3 के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि S1 और S3 कैसे टाइप के रहेंगे, चूंकि वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है, इससे उससे होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स 0 होंगे। इस कारण उसके सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वक्री पृष्ठ। देखिए वक्री पृष्ठ क्या है, ये है वक्री पृष्ठ, उसकी दिशा जो है इसी दिशा में है, और जबकि विद्युत क्षेत्र की भी दिशा एक है, ठीक है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा और जो बिंदु लिए हैं, मान लेते हैं ds ले लेते हैं बिंदु P पे, ठीक है, और उसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल ds है उसकी दिशा, वो जो त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगा, अर्थात एक दूसरे के समांतर होंगे। ये और ये समांतर हैं, समांतर हैं, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, 0 अंश होगा, ठीक है। थीटा का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। अतः वक्र पृष्ठ S2 से गुजरने वाले, वक्र पृष्ठ S2 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, तो S2 से गुजरने वाले जो विद्युत फ्लक्स होंगे उसका मान क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर में सरफेस इंटीग्रेशन E ds cos 0, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ई डी एस कॉस जीरो की जगह चाहोगे तो इसको आप ऐसे S2 करके भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ई का बाहर हो जाएगा और सरफेस इंटीग्रेशन ds, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि cos जीरो का मान तो 1 हो जाएगा और ई जो है अचर पद है उसका समाकलन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं अब फाई ई S2, ठीक है। ये हो गया फाई ई S2, इसका मान कितना हो जाएगा e इंटू 2πrl। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाई एस डी एस का मान जो होगा किसके बराबर होगा 2πrl, जो क्या है बेलन का वक्र पृष्ठ या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो गया, तो ये है फाई ई S2 का मान, ठीक है। यहाँ तक की क्लियर है। इसको चाहोगे तो एक बार और लिख देते हैं फाई ई S2 बराबर है ई इंटू 2πrl। अब चूंकि हमने इस बेलन को 3 भागों में बांटा था S1 S2 S3, तो S2 के लिए था, जबकि फाई ई S3 की बात करते हैं ये S1 और फाई ई S1 की बात करते हैं, इनका मान कितना आया था 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि इनके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो पृष्ठीय क्षेत्र है वो दोनों एक दूसरे के क्या है समांतर है, और मतलब उनकी दिशा एक ही दिशा में है, इसलिए वहां से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा, इसलिए वहां का मान 0 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, अब संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं ना। अब बेलनाकार गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स तो कितना हो जाएगा? तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा 0 धन ई 2πrl प्लस 0, ठीक है। S1 के लिए 0, S2 के लिए इतना और S3 के लिए फिर से 0, तो इसका मान हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू 2πrl, ठीक है। यहाँ तक के हो गया। अब आगे देखते हैं, किंतु गॉस प्रमेय से गॉस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, फाई ई बराबर कितना होता है Q बाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे मान रख लेंगे Q बाई एप्सिलॉन 0 बराबर E इंटू 2πrl, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। प्रश्न ही बोला गया था अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार का जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस प्रमेय की सहायता से, तो E बराबर हो जाएगा 1/2πrl इंटू Q एप्सिलॉन 0। चूंकि अभी हमने बात किया था स्टार्टिंग में, प्रति इकाई लंबाई पर रैखिक आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। लैम्डा का मान कितना होता है Q/L। यहाँ से हम Q का मान निकाल देते हैं, तो Q बराबर हो जाएगा लैम्डा L। तो यहाँ पे इस समीकरण में मान रख देंगे Q का मान, तो 1/2πrl लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। L L कट जाएगा तो E का फॉर्मूला मिल जाएगा लैम्डा अपॉन 2πr या फिर 2π एप्सिलॉन 0r। ये हो जाएगा किसी अनंत लंबाई के रैखिक आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बनाना है। अब हम बात करते हैं, अगला नंबर है अनुप्रयोग क्रमांक दूसरा। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत समतल चादर मतलब एक जैसे पृष्ठ है ना, एक पेज है, कागज का पृष्ठ या कोई धातु का पृष्ठ है, वो उस टाइप का एक पृष्ठ है, ठीक है। अब उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे, जबकि हम गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग करते रहेंगे या फिर उसका पालन करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ABCD एक अनंत समतल चादर है, मैंने चित्र में बना दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारे एक अनंत समतल चादर जो एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या है रखा हुआ है, ठीक है। अब जो है
इस एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, इसलिए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान जो है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो है सिग्मा। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान सिग्मा है। अब इस पृष्ठ से जो एक अनंत समतल चादर है उस r दूरी पर हम एक बिंदु P लेंगे जिसके सापेक्ष हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान जो अनंत समतल चादर है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा चादर के दोनों ओर, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर, दोनों ओर होगा। ठीक है, इसलिए हम देखो यहाँ तक की दूरी को r मान ले, इसलिए एक उस चादर के पीछे साइड एक बिंदु P डैश भी लेते हैं, उसकी भी दूरी क्या रहेगा r। अब 2r लंबाई का, ठीक है, 2r लंबाई का हम उसको अक्ष मानते हुए 2r लंबाई का हम एक बेलन की कल्पना करते हैं जिसकी जो त्रिज्या जो रहेगा एकांक रहेगा मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए P डैश को अक्ष मानकर 2r लंबाई का जिसका अक्ष क्या है P डैश है, 2r लंबाई का हम गॉसी पृष्ठ का निर्माण करते हैं। ठीक है, गॉसी पृष्ठ कहना जरूरी है और एक बंद पृष्ठ रहेगा जो गॉसी पृष्ठ रहेगा। फिर से हम एक बेलन का निर्माण किए हैं, इसके भी 3 भाग होंगे। ठीक है, तो हम गॉसी पृष्ठ बना दिए हैं, गॉसी पृष्ठ। अब इसके 3 भाग होंगे। पहला जो होगा क्या होगा, समतल वृत्तीय पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ। ठीक है, इसको हम S1 बताएंगे। दूसरा है वक्री पृष्ठ, वक्री पृष्ठ कैसा है S2 है। और तीसरा है समतल वृत्तीय पृष्ठ, पृष्ठ S3 है। ठीक है, 3 पृष्ठ यहाँ पे भी हो गए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले हम इस वक्री पृष्ठ की बात करते हैं। देखिए इस वक्री पृष्ठ जो है ये हमारा वक्री पृष्ठ, ये वाला एरिया, इस वक्री पृष्ठ जो होगा विद्युत क्षेत्र की क्या है समांतर है। तो इस वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाले जो विद्युत फ्लक्स क्या होंगे, वो कैसे होंगे, 0 होंगे, क्योंकि जब समांतर रहेगा तो 0 होंगे। या ऐसा भी कह सकते हैं कि S2, ठीक है, S2 और E के बीच का जो कोण है वो क्या है 90 अंश लंबवत है। क्यों लंबवत है भाई, क्योंकि ये जो वक्री पृष्ठ है उसकी दिशा कहाँ होगा, इस दिशा में होगा, त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर, जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन गया है। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा तो cos 90 बराबर कितना हो जाएगा 0। अर्थात जब हम विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds cos 90, तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका मान हमें क्या लेंगे 0 लेंगे। अब हम आ जाते हैं वृत्तीय पृष्ठों की बात करते हैं। इन देखिए ये वृत्तीय पृष्ठ है। ठीक है, वृत्तीय पृष्ठ की दिशा क्या होगा, इसी ओर बाहर की ओर होगा। ठीक है, S1 की दिशा, और इधर अगर हम बात करते हैं तो S2 की दिशा। ठीक है, जो एक दूसरे के क्या है समांतर है, ये सॉरी मतलब इनके बीच का कोण E और S के बीच का कोण क्या होगा समांतर रहेगा, तो उनके बीच का कोण 0 रहेगा। ठीक है, कोण की बात करेंगे और इनकी जो दिशा जो है एक ही दिशा में है, E की दिशा, और पृष्ठ S1 या S3 की जो दिशा है एक ही दिशा में रहेगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बेलन की वृत्तीय सिरों विद्युत क्षेत्र के क्या है बोल सकते हैं लंबवत है। वृत्तीय जो सिरे हैं ना लंबवत है। ठीक है, इनकी दिशा क्या है लंबवत है, दिशा एक है लेकिन उनके क्षेत्र क्या है लंबवत है। अतः इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अतः वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान हम लिख सकते हैं, चाहोगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन E ds1। ठीक है, एक बार ds1 ले सकते हैं cos 0 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन E ds3 cos 0। ठीक है, तो इसका बाहर कर देंगे सरफेस इंटीग्रेशन ds1 प्लस E
यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन ds3, ठीक है। E इसका मान क्या हो जाएगा, मान लेते हैं a है और इसका मान भी क्या है a, तो यहाँ पे हो जाएगा 2EA। यहाँ पे लिख देंगे सरफेस इंटीग्रेशन ds1 बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ds2 बराबर a, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, ये वृत्त है ना, वही गोली एरिया जो है वृत्त है, इसलिए क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। अतः क्या हो जाएगा, संपूर्ण बेलन के कारण, या फिर इसको कैसे लिखेंगे, बेलनाकार गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, बेलनाकार गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो वो कैसा हो जाएगा, पाई ई बराबर हो जाएगा 0 + 2EA, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, पाई ई बराबर 2EA। अब हम जानते हैं गॉस प्रमेय से पाई ई का मान किसके बराबर होता है, Q/ε0। तो यहाँ पे Q/ε0 2EA। E का मान ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए पक्षांतर कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा Q/2A/ε0। अब फिर से क्या जानते हैं, सिग्मा बराबर क्या जानते हैं, Q/A, या फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A। तो इस मान को रख लेंगे, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा A/2A/ε0। A और A कट जाएगा और E का मान आ जाएगा सिग्मा/2ε0। तो ये हो जाएगा अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। ऐसा समझ में, तो इस प्रकार से इसको बनाना है।